गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको जनरल प्रविष्टियाँ सिखाई थी कि हमें जनरल प्रविष्टियाँ लेजर में कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ सहायक पहियाँ। लेजर के बाद जो हम जनरल प्रविष्टियाँ करते हैं उसके उपरांत आती है सहायक पहियाँ। सहायक पहियाँ के प्रकार लाभ कौन कौन सी होती है, साधारण रोकड़ गई, द्विस्तंभी रोकड़ गई, त्रिस्तंभी रोकड़ गई। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अपन। देखिए, आप 2.6 क्लास 11 अकाउंट बुक को खोल लें। बहुत से व्यापार एवं व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां कम सौदे होते हैं और लेन देनों की संख्या भी कम होती है। वहां सभी सौदे का लेखा एक जर्नल में किया जाता है, ठीक है ना। इस जर्नल में क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, रोकड़, प्राप्य देय बिल तथा अन्य सभी प्रकार के सौदों का लेखा किया जाता है और लेखांकन का कार्य सुचारू रूप से चला लिया जाता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं वो एक ही बही में क्रय बही का विक्रय, लेन देन, प्राप्ति पत्र, देय पत्र सबका लेखा एक साथ कर देते हैं। परंतु जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनका एक दिन का बहुत बड़ा लंबा कारोबार होता है तो उनको सबको अलग अलग बहियां रखना पड़ती है। क्रय बही अलग रखना पड़ेगी, विक्रय बही अलग रखना पड़ेगी, द्विस्तंभी रोकड़ बही अलग रखना पड़ेगी, त्रिस्तंभी रोकड़ बही अलग रखना पड़ेगी, ठीक है ना। साधारण रोकड़ बही अलग रखना पड़ेगी और प्राप्ति बिल बही अलग रखना पड़ेगी, देय बिल बही अलग रखना पड़ेगी। इनका सबका लाभ है, क्या क्या उपयोग है, आगे चर्चा करेंगे। आज से सहायक बहियों वे बहियां हैं जो रोजना मंच को ही विभाजित करके अपने अलग अलग संदर्भों के साथ लिखी जाती हैं। इनका आधार क्या होता है? जो जर्नल करते हैं हम उसी में से अलग अलग बहियों में डिवाइड कर दी जाती है। जो जिस बही की कीमत होती है उसे उस बही में लिख दिया जाता है, अन्य प्रकार का नहीं है। अब इन्हीं सहायक बहियों में खतौनी की जाने लगी है। अब प्रत्येक व्यवहार का लेखा जर्नल में न होकर इन विभिन्न सहायक बहियों में किया जाता है। अब सहायक बहियों के प्रकार मैंने आपको बताया था, मैं आप सहायक बहियों के प्रकार और लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्रय बही, इसमें व्यापारी से जो माल उधार खरीदा है उसका लेखा किया जाता है। जो व्यापारी ने जिससे भी उधार माल खरीदा है तो उस उधार माल की संपूर्ण जानकारी आपको क्रय बही में उपलब्ध हो जाएगी, उसको कहते हैं क्रय बही, ठीक है। इसके उपरांत आती है दूसरी बही, आती है विक्रय बही। तो जिस व्यापारी ने उधार विक्रय किया हुआ है उस उधार का लेखा आपकी विक्रय बही में उपलब्ध हो जाता है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरी बही आती है रोकड़ बही, ठीक है ना। तो साधारण रोकड़ बही, तो जो नगद लेन देन है, साधारण लेन देन है, तो वह संपूर्ण जानकारी कैश में रोकड़ बही से उपलब्ध हो जाती है, ठीक है ना। अब आती है प्राप्ति बिल बही और इसके उपरांत पहले आती है विक्रय वापसी बही और क्रय वापसी बही भी आती है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो क्रय माल था वह क्रय माल हमने उपयोग का या ऑर्डर के अनुसार ना होने के कारण वापस कर दिया, तो उसका लेखा हम क्रय वापसी बही में लिखेंगे। ठीक उसी पर विक्रय वापसी होती है। तो जो विक्रय किया हुआ माल था जो नमूने के तौर पर या खराब होने के कारण हमने उसे वापस कर दिया तो उसका लेखा हम इस विक्रय वापसी बही में करेंगे, तो उसको बोलते हैं विक्रय वापसी बही, ठीक है ना। अब आता है रोकड़ बही। तो रोकड़ बही बहुत सी होती है, साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी, इसकी जानकारी आगे करेंगे। देखिए, रोकड़ बही, इस पुस्तक में रोकड़ और बैंक संबंधी सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है क्योंकि नगद से संबंधित होती है। अब आती है मुख्य रोज नामंचे का प्रमुख जर्नल। इस बही में उन समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिनका लेखा उपयुक्त किसी भी बही में नहीं किया जाता है या जिनका लेखा करने के लिए अलग से कोई बही नहीं रखी जाती है। अब सहायक बहियों के लाभ देखिए। कार्य विभाजन, देखिए एक व्यापारी सभी बहियों का एक साथ लेखा करता है तो उसका कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या काम करता है, अलग अलग विभाग बना देता है, ठीक है, जिससे उसका कार्य का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और कार्य आसानी से हो जाता है और समय कम लगता है और त्रुटियों की जो संभावनाएं होती है वो समाप्त हो जाती है। तो पहला हो गया कार्य का विभाजन। दूसरा होता है उत्तरदायित्व का निर्धारण। जिस व्यक्ति को जिस बही की जिम्मेदारी दी जाती है या कैशियर बनाया जाता है तो वह व्यक्ति उस कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाता है, जिससे उसको उसमें होने वाली जो त्रुटियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं,
की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वो उस कार्य का रिस्पॉन्स, अगर कोई उसमें त्रुटि आती है तो वो जिम्मेदार माना जाता है। अगला है खतौनी में सरलता। देखिए सभी पहियां अलग अलग बनने से जब हम उनकी पोस्टिंग या खतौनी करते हैं अलग अलग खातों में, तो उसमें हमें सरलता होती है। ठीक है, एक साथ देखना नहीं पड़ती है। जांच करने में सुविधा, जो जांच करने वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर उनको उधार क्रय का नॉलेज चाहिए या उधार क्रय की जानकारी चाहिए, तो वह उधार क्रय वही को उठाएंगे और उसका शेष देखेंगे, तो उन्हें एक मिनट में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आज के दिन हमारा इतना माल उधार खरीदा गया है। और अगर क्रय वापसी की आवश्यकता पड़ेगी उनके लिए, तो वह क्रय वापसी वही को उठाएंगे, तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कितना माल हमने वापस कर दिया है। और आसानी से हमें जांच करने में क्या सुविधा होती है। दूसरी विक्रय की समस्या होगी तो विक्रय संबंधी वही निकालेंगे, कैश की समस्या होगी तो कैश वाली वही निकालेंगे। तो सहायक वहियों के बनाने से जांच करने में बहुत ज्यादा सुविधा प्राप्त होती है। सुरक्षा का संभव, देखिए सबके अलग अलग विभाग होते हैं, विभाग होने के कारण सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि उसका कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। संपूर्ण जानकारी उस एक व्यक्ति के पास रहती है, जिससे वह हमारे व्यापार की या हमारे व्यापार की जो गुप्त है या गोपनीयता है वो भंग नहीं होती है, गोपनीयता बनी रहती है। वहनीयता, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आकार या वजन में कम हो जाती है, क्योंकि एक बही अगर बनाएंगे और इतने सारे लेखा एक बही में किए जाएंगे तो उस बही का आकार बहुत बड़ा और मोटी हो जाएगी, वजनदार हो जाएगी, तो उसको एक जगह दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर सहायक पहियां अलग अलग हर पहिए को बनाया जाएगा तो पहियों का आकार छोटा होगा और एक जगह दूसरी जगह लाने में सुविधा होती है। ठीक है ना। समय व श्रम की बचत, देखिए मैंने पहले ही बताया था, अगर आप एक ही पहिए में इकट्ठा इतना लेखा करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और श्रम भी लगेगा, और अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पहियों का होल्डर बना दिया जाएगा या अधिकारी दे दिया जाएगा, तो उन्हें समय कम लगेगा और आसानी से उसका लेखा हो सकता है। अब आते हैं लोचता, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कोई छोटा या बड़ा ये इनके जो नियम हैं उनमें संशोधन होते रहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं विभाजन संबंधी नियम, किसी व्यवसाय में कितनी सहायक पहियां रखी जाए यह व्यापार के आकार स्वभाव पर निर्भर है। ये बात सही है, ये सभी पहियों को रखना उतना बड़ा व्यापार नहीं है, फिर भी हम सारी पहियों की पोथन न रखने पड़ रहे हैं, जी नहीं। जैसा जैसा हमारा व्यवसाय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमें आवश्यकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम डिपार्टमेंट बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना। जैसे एक मैन हेड होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे कर्मचारी लगाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमें आवश्यकता बढ़ती जाएगी और हमारे व्यापार का आकार भी बढ़ता चला जाएगा, और जितना हमें जरूरत नहीं होगी हम वो कार्य नहीं करेंगे। तो ये व्यापार की आकार या व्यापार का विस्तार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हमें पहियां रखना आवश्यक है। ठीक है ना। किसी भी व्यवसाय में सभी सहायक पहियों का रखना अनिवार्य नहीं, ये कोई अनिवार्य या नियम नहीं है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति या व्यापार उतना बड़ा नहीं है कि सभी पहियों को बनाया जाए, एक ही पहिए में सबका काम चल रहा है, तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी पहियों को रखना जरूरी है। आवश्यकता पड़ेगी तब पहियों को बनाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सहायक पहियों में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, बढ़ाया भी जा सकता है, और जब आवश्यकता कम हो जाएगी तो हम उन पहियों को कम भी कर सकते हैं। आगे रोकड़ भई, देखिए रोकड़ भई नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, कैश भई। तो रोकड़ भई यानी जिसमें नगद का लेखा होता है उसे रोकड़ भई कहते हैं। अगर हमें नगद का लेखा की जानकारी करना है कि आज हमारा व्यापार में कितना नगद व्यापार हुआ है, तो हम रोकड़ भई के शेष से जान सकते हैं कि हमारा व्यापार नगद कितना हुआ, उसे हम रोकड़ भई कहते हैं। रोकड़ भई का उपयोग नगद प्राप्ति और भुगतान का लेखा करने के लिए किया जाता है, चाहे वह बैंक से हो या चेक से हो या पोस्ट ऑर्डर से हो या मनी ऑर्डर से हो। अब रोकड़ भई की विशेषताएं हैं, नगद व्यवहारों का लेखा, इसमें उधार व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उधार क्रय होगा तो क्रय भई में लग दिया जाएगा, उधार विक्रय होगा तो विक्रय भई में कर दिया जाएगा। तो रोकड़ भई में सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा करते हैं, उधार का हम नहीं करते हैं। इन सब पॉइंटों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आगे इसी के चैप्टर के सवाल करेंगे तब इन नियमों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो रोकड़ भई में हम सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा करते हैं। खाता भी प्रारंभ में लेखे की पुस्तक के होने के साथ साथ यह एक खाता है। अब आता है रोकड़ भई खाता है या नहीं, एक खाता है। हम आवश्यक जो है जर्नल भी रखते हैं, उसके बाद भी रोकड़ भई एक खाता है, एक अकाउंट है। प्राप्ति पक्ष इसमें डेबिट होता है, और दूसरा उसका प्राप्ति और भुगतान दोनों को दो पक्ष होते हैं इसमें। भुगतान पक्ष
क्रेडिट होता है। यानी जिस साइड हमें प्राप्त है इसके 10 कॉलम होते हैं टोटल, दिनांक, विवरण, एलएफ, राशि, दिनांक, विवरण, एलएफ, राशि। तो जो प्राप्ति पक्ष होता है वो डेबिट साइड होता है, यानी 5 कॉलम जिस साइड होते हैं, एक साइड की प्राप्ति होती है यानी डेबिट होते हैं और क्रेडिट साइड के भुगतान साइड होते हैं, यानी वेतन भुगतान करना, कमीशन देना, किराया देना इत्यादि जो जो भुगतान करेंगे वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और जो हमें रिसीव्ड होता जाएगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो दोनों को ऐड करके बैलेंस निकाला जाता है। आगे है बट्टा का लेखा। रोकड़ बही में रोकड़ स्तंभ के साथ दोनों पक्षों में बट्टा भी होते हैं, यानी कभी कभी क्या होता है कैश खरीदने के बाद 10, 20, 50 रुपए का डिस्काउंट दिया था तो दोनों साइड पर डिस्काउंट के बाद कॉलम बनाते हैं कि 20 रुपए बट्टा दिया गया, 100 रुपए बट्टा दिया गया, 10 रुपए बट्टा दिया गया, तो दोनों देय होगा देय, प्राप्ति होगा तो प्राप्ति, दोनों साइड लिखा जाता है। अगला है बैंक व्यवहारों का लेखा। रोकड़ बही में बैंक से रुपए निकालना, बैंक में जमा करना, इसमें प्रतिबंध यानी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसको कहते हैं डबल एंट्री। निकालते हैं तब भी डबल एंट्री करते हैं और बैंक में जमा करते हैं तब भी हम डबल एंट्री करते हैं, यानी दोनों साइड करते हैं। एक साइड रोकड़ में लिखते हैं, एक साइड बैंक में लिखते हैं, फिर एक साइड बैंक में लिखते हैं, एक साइड रोकड़ में लिखते हैं। कैसे करते हैं हम वीडियो में जब सवाल करेंगे हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। रोकड़ बही के लाभ देखिए। रोकड़ बही का लेखा, यदि एक जगह रोकड़ का लेखा हो जाने से हमें सारी रोकड़ संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे है हस्तस्त्र का ज्ञान, मतलब रोकड़ हमारी कितनी कैश है, कैश इन हैंड जिसे कहते हैं, हस्तस्त्र रोकड़ का ज्ञान 1 मिनट में प्राप्त हो जाता है। रोकड़ व्यय का स्थान पर खतौनी नहीं, इसकी खतौनी नहीं होती है। बैंक व शेष भट्टे की जानकारी, खाता बही का छोटा आकार, विश्वसनीय और कर्मचारी, मतलब हम ऐसे व्यक्ति को कैश बनाते हैं जो कैशियर होता है वो विश्वसनीय व्यक्ति होता है जो इसकी गोपनीयता को बनाए रखता है। रोकड़ बही प्रधान एवं सहायक बही, जनरल के विभाजन के रूप में रोकड़ बही को प्रमुख सहायक बही माना जाता है। ये बात सही है कि कैश से ही तो नो कैश विदाउट कैश, कैश है तभी तो हमारी फैक्ट्री विकास करेगी, तो इसलिए जो कैश बही है, रोकड़ बही है, वह व्यापार की मुख्य बही कही जाती है, ठीक है ना। इसमें रोकड़ बही कम से कम रोकड़ बही व्यवहारों के लेखों के लिए जो तो व्यापार में प्रमुख जनरल व सहायक बही दोनों के ही उद्देश्य की पूर्ति करती है और इसलिए यह व्यापारिक लेखों के समस्त बहियों में अपना प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान रखती है। रोकड़ बही एक विशिष्ट बही कहलाती है जिसे बनाना अति आवश्यक होता है और अन्य बहियों की अपेक्षा इसे विशिष्ट स्थान दिया गया है। साधारण, अब यहाँ पर मैं कुछ रोकड़ बही होती है, साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, तो साधारण रोकड़ इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। साधारण रोकड़ बही को मैं आज बता देता हूँ आपको, द्विस्तंभी रोकड़ बही में कैसे क्या लिखा होता है, समय रहते मैं आपको अगर रहा तो बता दूंगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में लेके आपको सामने उपस्थित हो जाऊंगा। साधारण रोकड़ बही एक ऐसी बही है जिसमें सभी रोकड़ प्राप्ति एवं रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है। देखना जो भी कैश से संबंध होता है उसी का लेखा हम रोकड़ बहियों में करेंगे। तो साधारण रोकड़ बही में कितना हमने नगद भुगतान किया और कितना हमें नगद प्राप्त हुआ, इसका लेखा साधारण रोकड़ बही में किया जाता है, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बताया, इसके बाद में जो डिटेल है वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके सामने उपस्थित दूंगा। तब तक आप घर पर रहिए और इसे पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से संपर्क करें। जय हिंद, जय